चलिए फिर आज जो हम बात करना स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं भैया रिटर्न ऑफ इनकम। तो क्या लिखा हुआ है? द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। Return of income is the format in which the assessee furnished information as to his total income ex tax payable। तो क्या बात कही गई है रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में? क्या कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वहाँ पर कंटेन्स प्रोविजन है किस चीज़ के लिए? फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के लिए। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या है भैया? एक फॉर्मेट है। क्या है? एक फॉर्मेट है। इज द फॉर्मेट इन विच जो असेसी रहेगा वो क्या करेगा? फर्निश करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को एज टू हिज टोटल, जो भी उसकी इनकम रहेगी और जो भी उसका टैक्स पेबल होगा। ठीक है, तो जो रिटर्न ऑफ इनकम है, क्या लिखा हुआ? इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम इज द फॉर्मेट इन विच assessee furnished information as to his total income and tax payable। आगे क्या है? आगे बात करी गई द फॉर्मेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय डिफरेंट assessees इज नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी। कौन नोटिफाइड करेगा इसको? सीबीडीटी के द्वारा नोटिफाइड किया जाएगा। और द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, total income and tax payable by the assessee are required to be furnished in the return of income। क्या क्या चीज़ें इसमें फर्निश्ड करनी पड़ेगी? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाना पड़ेगा, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसके बाद टोटल इनकम आएगी, फिर टैक्स पेबल आएगा बाय द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन द रिटर्न ऑफ द इनकम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन शॉर्ट, अ रिटर्न ऑफ इनकम इज द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम बाय द असेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, द एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ डिफरेंट असेसीज। एक्ट में क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? द एक्ट हैज, एक्ट में क्या है भैया? प्रिस्क्राइब्ड है। क्या चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है? ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब्ड है। क्या है प्रिस्क्राइब्ड भैया? ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब्ड है फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ डिफरेंट असेसीज। ठीक है, कंपनीज एंड फर्म हैव टू मैंडेटरीली फाइल दियर रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि भैया कंपनीज और फर्म्स के लिए कहा गया कि उनके लिए तो भैया मैंडेटरी फाइल करना है रिटर्न ऑफ इनकम को बिफोर, मतलब पहले, ड्यू डेट से पहले। ठीक है, क्या है भैया? मैंडेटरी है। किसके लिए? कंपनीज और फर्म्स के लिए। अदर assessees आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आगे हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, वन मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द मीनिंग्स ऑफ सर्टेन की टर्म्स। आपको भैया कुछ की टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रोविजन समझने हैं एक्ट के ना, तो आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज भैया? मीनिंग पता होनी चाहिए कुछ की टर्म्स। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भैया पर्सन कौन है, असेसी कौन है, इनकम का क्या मतलब है, इस तरीके से एटसेट्रा। To understand the meanings of these terms, we have to first check whether they are defined in the act। ठीक है, तो देखते हैं टर्म्स डिफाइंड इन द एक्ट। तो क्या लिखा हुआ? सेक्शन 2 गिव्स डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड देयर in a particular definition is given in the act itself, we have to be guided by that definition। Example, the term perks have been defined under section 17(2) for the purpose of taxation of salaries। तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से क्या बोला हुआ? जो टर्म्स है भैया डिफाइन करी गई है कहाँ पर? एक्ट में। सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 गिव्स डेफिनेशन। सेक्शन 2 में क्या है भैया? डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस यूज देयर इन अ पर्टिकुलर डेफिनेशन इज गिवन इन द एक्ट इटसेल्फ, वी हैव टू बी गाइडेड बाय दैट डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा गया? जैसे परक्यूजिस्ट है तो ये कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 17(2) पर। याद रखना भैया
कि जो आपके पास जो पर्क्स हैं, आपके पास जो परक्यूजिस्ट है, PERQUISITE, ये कहाँ पर है? ये है भैया सेक्शन 17(2) पर डिफाइंड है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सैलरीज, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ टर्म्स नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट इन अ पर्टिकुलर डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द एक्ट, रेफरेंस कैन बी मेड टू द जनरल क्लॉज एक्ट और डिक्शनरी, ठीक है जी। अगर कोई टर्म भैया डिफाइन नहीं है एक्ट में, ध्यान से समझना, अगर कोई टर्म डिफाइन नहीं है एक्ट में तो क्या बोला गया? टर्म्स नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट इन अ पर्टिकुलर डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द एक्ट, रेफरेंस कैन बी मेड टू द जनरल क्लॉज एक्ट। हम रेफरेंस कहाँ से लेंगे? जनरल क्लॉज एक्ट से और डिक्शनरी से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड नोट दैट दिस पॉइंट, student should note this point carefully because certain terms like dividend, transfer, etc. have been given a wider meaning in the Income Tax Act 1961 than they are commonly understood. Some of the important terms defined under Section 2 are given below. तो कोई आपसे पूछ लेना अगर नॉर्मल कि भैया सेक्शन 2 क्या है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशंस है ऑफ द वेरियस टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी। एसएससी कहाँ पर है? सेक्शन 2(7) में, याद रखना। एसएससी कहाँ पर है? सेक्शन 2(7), बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। एसएससी कहाँ पर है? सेक्शन 2(7). एसएससी कहाँ पर दिया हुआ है? तो हम बोलेंगे भैया सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, क्लॉज 7, क्योंकि क्लॉज है ना, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ना। SSC means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. SSC कौन है? तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, SSC कौन है? SSC means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, ठीक है। In addition it includes, उसमें क्या आएगा? Every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो पहली चीज़ तो क्या बोली, एसएससी आपको याद में रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 याद रखोगे। मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। उसके साथ साथ एडिशन में क्या बात करी गई है? एडिशन में बात करी गई एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट किसका? हिज इनकम और सेकंड में क्या लिखा हुआ? द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, और द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, every person who is deemed to be assessee in default under any provision of this act. Every assessee is a person, but every person need not to be an assessee. ध्यान से समझना क्या कहा गया कि जो हर एक जो assessee रहेगा वो कौन होता है? वो पर्सन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन कौन हो? assessee हो, ठीक है जी। सेकेंड हम बात करें असेसमेंट। assessee के बाद हम किस में बात कर रहे हैं? असेसमेंट में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 8 हम इसको पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 8 हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड। असेसमेंट क्या है भैया? असेसमेंट भैया प्रोसीजर है। असेसमेंट क्या है भैया? प्रोसीजर है। सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन 2 क्लॉज 8, सेक्शन 2 क्लॉज 8। असेसमेंट क्या है भैया? प्रोसीजर है। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड। इट मे बी by way of a normal assessment or by way of reassessment of an income previously assessed, ठीक है। assessment procedure will be dealt with in detail in the final level। चलिए ठीक है, कब देखेंगे हम इसको डिटेल में? हम इसको फाइनल लेवल पर देखेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है पर्सन। पर्सन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन क्या है? पर्सन कहाँ पर है? सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31। इससे पहले असेसमेंट कहाँ पर था? सेक्शन 2 क्लॉज 8। उससे पहले क्या था? असेसी, तो सेक्शन 2 क्लॉज 7,
ठीक है, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा खुद ब खुद। पर्सन के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं द डेफिनेशन। पर्सन में क्या लिखा हुआ है, द डेफिनेशन ऑफ हसेसीज लीड्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एज द फॉर्मर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द लेटर। द टर्म पर्सन इज important फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो विच द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। तो यहाँ पे देखो पर्सन में कौन कौन आ रहा है, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ध्यान से इस चीज को थोड़ा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। पर्सन कहाँ पर है, सेक्शन 2 क्लॉज 31 याद रहेगा, सेक्शन 2 क्लॉज 31 याद रहेगा, ठीक है। तो पर्सन में क्या क्या आ रहा है, बोलो। इंडिविजुअल 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 इंडिविजुअल, HUF, उसके बाद कंपनी कंपनी, फिर फर्म, फिर AOP BOI, फिर लोकल अथॉरिटी, फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फिर से बोलो। इंडिविजुअल इंडिविजुअल, देखो पर्सन में कितने हैं टोटल, 7 याद रखना। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर AOP BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, उसके बाद AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। और पर्सन की डेफिनेशन याद रखना। पर्सन कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, ठीक है। We may briefly consider some of the above 7 categories of persons, each of which constitute a separate unit of assessment or a separate tax entity. 7 कैटेगरी याद रखना। 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन पूछ ले भैया कितने कैटेगरी में है पर्सन, तो बोल दोगे 7, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले भैया इसका सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन बोल दोगे सेक्शन 231। सेक्शन कोई पूछ ले तो बोल दोगे सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करें इंडिविजुअल में। सबसे पहले हम बात करें किसमें, इंडिविजुअल। द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल कौन है, नेचुरल पर्सन से ध्यान रखना, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिविजुअल पूछा तो बोल रहे इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। इट इंक्लूड्स, उसमें दोनों मेल्स और फीमेल दोनों आ जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, माइनर भी उसमें आ जाएगा और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी उसमें आ जाएगा। माइनर भी उसमें आ रहा है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी उसमें आ रहा है। बट द असेसमेंट इन सच अ केस में बी मेड, अब यहाँ पे 1 नंबर के नोट में क्या लिखा हुआ, अंडर सेक्शन 1611। इसको देखेंगे कि 161 क्या है, ठीक है। अच्छा, ऑन द गार्जियन और मैनेजर ऑफ द माइनर और लूनेटिक हु इज एंटाइटल टू रिसीव हिज इनकम। इन द केस ऑफ डिसीज पर्सन असेसमेंट वुड बी मेड ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल में देखो ध्यान से समझना, क्या क्या चीज़ें समझे। जो टर्म है इंडिविजुअल, उसका मतलब क्या है भैया, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी आ जाएगा, लेकिन जो उनका असेसमेंट होगा, बट द असेसमेंट इन सच अ केस मे बी मेड, तो उसके लिए सेक्शन याद रखना 161(1). क्या 161(1), इसको सर्च करना है कि भैया इसमें क्या है, ठीक है। ऑन द गार्जियन और मैनेजर ऑफ द माइनर और लूनेटिक who is entitled to receive his income. In the case of a deceased person, assessment would be made on the legal representative. अगर भैया डिसीज पर्सन का केस हुआ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव याद रखना, ठीक है। और अगर भैया माइनर पर्सन अनसाउंड माइंड हुआ तो 161(1) याद रखना, इसमें गार्जियन और मैनेजर याद रखना, हु इज एंटाइटल टू रिसीव हिज इनकम, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें HUF अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। HUF की फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF की फुल फॉर्म याद रहेगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ट्रीटेड एज एन सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ध्यान से समझना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलग से सेपरेट एंटिटी ट्रीट करा गया है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, ठीक है। और असेसमेंट का सेक्शन कौन सा था, असेसमेंट का सेक्शन कौन सा था भाई, सेक्शन 2 क्लॉज 8, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, क्या था एच में, क्या था, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच इज ट्रीटेड एज अ separate entity for the purpose of assessment. It is included in the definition of the term person under section 231 2 clause 31 क्या था, 2 clause 31 पर्सन, याद रखना पर्सन किस में डिफाइंड है, सेक्शन 2 clause 31, वेरी गुड। फिर है द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, देयर फॉर इनकम टैक्स इज पेबल बाय HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है। द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ एज अ फैमिली। ध्यान से समझना क्या बोला गया, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, वो क्या बोल रहे, हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, हैज़ नॉट बीन डिफाइंड कहाँ पर, इनकम टैक्स एक्ट में वो डिफाइंड नहीं है। तो हमें इसका एक्सप्रेशन कहाँ से लेना पड़ेगा, हमें इसका एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा हिंदू लॉ एज अ फैमिली, ठीक है। हाउएवर डिफाइंड अंडर अंडर हिंदू defined under the Hindu law as family which consists of all males lineal descendant from a common ancestor and includes their wives and daughters, ठीक है। सब मेंबर्स ऑफ द HUF आर कॉल्ड को पार्टनर। कुछ जो मेंबर्स है किसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उनको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर बोलते हैं, को पार्टनर्स बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द हेड ऑफ द फैमिली। HUF may contain many members but members within 4 degrees including the head of the family, इसको करता आर कॉल्ड को पार्टनर, ठीक है। इसको चाहे तो यूट्यूब में अलग से देख भी लेना कि HUF के बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो और डिटेल में पता चल जाएगा। A Hindu co-partnery includes those persons who acquire an interest in joint family property by birth, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ठीक है। अर्लियर ओनली मेयर डिसेंडेंट्स वर कंसिडर्ड एज कोपार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005, कब से, 6 सितंबर 2005 से, कब से, 6 सितंबर 2005 से। डॉटर्स हैव आल्सो बीन अकॉर्डेड कोपार्टनरी स्टेटस, ठीक है जी। इट मे बी नोटेड दैट ओनली कोपार्टनर हैव अ राइट टू पार्टीशन, ठीक है जी। A daughter of co-partner by birth shall become a co-partner in her own right in the same manner as the son, ठीक है। Being a co-partner, she can claim partition of assets of the family, ठीक है। The rights of a daughter in co-partnery property are equal to that of the son, ठीक है। However, other female members of the family, for example wife or daughters in a law ऑफ अ को-पार्टनर आर नॉट एलिजिबल फॉर सच को-पार्टनरी राइट्स, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। हाउएवर अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फॉर एग्जांपल वाइफ और डॉटर इन लॉ ऑफ अ को-पार्टनर आर नॉट एलिजिबल फॉर सच को-पार्टनरी राइट, ठीक है जी। द रिलेशन ऑफ अ HUF डज नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बट अराइज फ्रॉम स्टेटस। There need not to be more than one male member or one female co-partner with effect from 6 September 2005 to form a HUF. The Income Tax Act 1961 also does not indicate that HUF as an assessable entity must consist of at least 2 male members or 2 co-partner. फिर से पढ़ ले इस लाइन को, यहाँ पे लिखा हुआ द रिलेशन ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, से अराइज नहीं होती है बट अराइजेस फ्रॉम स्टेटस। क्या बोला हुआ, द रिलेशन ऑफ HUF डज नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बट अराइज फ्रॉम स्टेटस, ठीक है। There need not be more than one male member or one female co-partner with effect from 6 September 2005 to form a HUF. The Income Tax Act 1961 does not indicate that a HUF as an assessable entity must consist of at least 2 male members or 2 co-partners, ठीक है। Under the Income Tax Act 1961, under the Income Tax Act 1961,
Jain undivided families and 6 undivided families would also be assessed as a HUF. ठीक है, तो स्कूल ऑफ यहाँ पर बात करते हैं। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कितने हैं? एक है दया भागा स्कूल, एक है मिताक्षरा स्कूल। इसको भी भैया यूट्यूब में या कहीं से भी देख लेना, ठीक है। स्कूल्स ऑफ हिंदी लॉ में कितने हैं? एक दया भागा स्कूल है, दूसरा मिताक्षरा स्कूल है। दया भागा स्कूल वेस्ट बंगाल एंड असम, और जो मिताक्षरा स्कूल है वो रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ याद रखना, एक है दया भागा स्कूल, तो दया भागा स्कूल याद रखना वेस्ट बंगाल एंड असम। दया भागा स्कूल दिमाग में बैठा लो, वेस्ट बंगाल एंड असम। जो मिताक्षरा स्कूल है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है जी। अब आगे क्या लिख रहे हैं? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ विद रिगार्ड टू सक्सेशन इज एज फॉलोज। पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ। दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ प्रिविलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। और जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है वो प्रिविलेंट इन रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नो बडी एक्वायर द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। अच्छा, ठीक है जी, समझ में आ रहा? सिंपल है। नो बडी एक्वायर द राइट, नो बडी एक्वायर द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। ये दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में है। वन एक्वायर द राइट और टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय द सक्सेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर्स आर लिविंग, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल आया। वन एक्वायर the right to the family property by his birth and not by the succession irrespective of the fact that his elders are living, ठीक है। इसमें क्या लिख रहे? thus the children do not acquire any right share in the family property as long as his father is alive, ठीक है। and only on death of the father the children will acquire right share in the property, hence the father and the brothers would be co-partner of the HUF, ठीक है जी। और यहाँ पे 10 every child born in the family acquires a right share in the family property, ठीक है। आ गया समझ में? उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास कंपनी कंपनी का सेक्शन याद रखना 2 क्लॉज 17। इससे पहले हमने क्या बात करी थी? इससे पहले भैया हमने बात करी थी किस में? इससे पहले हमने बात करी थी पर्सन में, सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। अब हम बात किस में कर रहे हैं? अब हम समझ रहे हैं भैया कंपनी को, तो याद रखो 2 क्लॉज 17 याद रहेगा कंपनी का। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 17 फॉर ऑल पर्पस ऑफ द एक्ट the term company has a much wider connotation than that under the Companies Act. Under the act the expression company means, यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या है? Any Indian company as defined in section 226, ध्यान से समझना। Any Indian company as defined in section 226 में जो डिफाइन है, और anybody और any body corporate और any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India, that is any foreign company, ठीक है। any institution, association or body which is assessable or was assessed as a company for any assessment year under the Indian Income Tax Act 1922 or for any assessment year commencing on or before 1/4/1970 under the present act, ठीक है। और any institution, association or body whether incorporated or not and whether Indian or non-Indian which is declared by a journal or special order of the CBDT to be a company for such assessment years as may be specified in the CBDT order। इसको डिटेल में पढ़ लेना भाई अलग से, ठीक है जी। बात कर रहे हैं भैया हम क्लासेस ऑफ कंपनी की। तो क्लासेस ऑफ कंपनी में सबसे पहले हम बात करें भैया डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी का सेक्शन याद रखो, सेक्शन 222A, सेक्शन 222A। It means an Indian company or any other company which in respect of its income
liable to income tax has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividends, including dividends on preference shares within India payable out of such income. Domestic Company Section 2 to 22A. Domestic Company Section 222A. It means an Indian company or any other company which, in respect of its income liable to income tax, has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividends, including dividends on preference shares within India, payable out of such income. ठीक है. उसके बाद आ रहा है भैया इंडियन कंपनी सेक्शन 226. इंडियन कंपनी का क्या है? सेक्शन 226. Two conditions should be satisfied so that a company can be regarded as an Indian company. क्या है? The company should have been formed and registered under the Companies Act 1956 and 2 नंबर के नोट में क्या लिखा हुआ है? नाउ Companies Act 2013. ठीक है. The registered office or the principal office of the company should be in India. ठीक है. The expression Indian company also includes the following provided their registered or principal office is in India. पहला, a corporation established by or under a central, state or provincial act like financial corporation or a state road transport corporation. फिर से पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. अ कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट लाइक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और अ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. ठीक है. एन इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड टू बी अ कंपनी अंडर सेक्शन 217(4). An institution or association or body which is declared by the board to be a company under section 217(4). ठीक है. A company formed and registered under any law relating to companies which was or is in force in any part of India other than Jammu and Kashmir and Union Territories mentioned in subclause 5th below. ठीक है. फिर से पढ़ लूँ. A company formed and registered under any law relating to companies which was or is in force in any part of India other than Jammu and Kashmir and other territories mentioned in subclause 5th below. ठीक है. In the case of Jammu and Kashmir, a company formed and registered under any law for the time being in force in Jammu and Kashmir. In the case of Jammu and Kashmir, a company formed and registered under any law for the time being in force in Jammu and Kashmir. फिर in the case of any of the Union Territory of Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Pondicherry, Puducherry or State of Goa, a company formed and registered under any law for the time being in force in the Union Territory or state respectively. In the case of any of the Union Territories of Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Puducherry or State of Goa, a company formed and registered under any law for the time being in force in the Union Territory or state respectively. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास फॉरेन कंपनी का सेक्शन याद रखना 223. सेक्शन याद रखना. सेक्शन कौन सा है? फॉरेन कंपनी का है. तो हमने बात करी भैया सेक्शन 223A. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी. ठीक है. फिर एक क्लासेस ऑफ कंपनी में एक भैया डोमेस्टिक आ गया. क्लासेस ऑफ कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक में क्या आ जाएगी? इंडियन कंपनी और कंपनी विच हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ देयर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. फॉरेन कंपनी है अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी. ठीक है. जो कि क्लासेस ऑफ कंपनी. नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे फ्रॉम सेक्शन 223. या इसको पूरा कंप्लीट कर लें. एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, यूपी और लोकल अथॉरिटी. चलो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. अभी कंप्लीट कर लेते हैं. फ्रॉम सेक्शन 223 द टर्म्स फ्रॉम partner and partnership have the same meanings as assigned to them in the Indian Partnership Act 1932. ठीक है.
In addition, the definition also includes the term limited liability partnership and a partner of limited liability partnership as they have been defined in the Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है जी. तो फर्म याद रखो सेक्शन 223. सेक्शन 223 क्या बोला गया कि जो टर्म है फर्म पार्टनर एंड पार्टनरशिप हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू दैम इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. In addition, the definition also includes the term limited liability partnership and a partner of limited liability partnership as they have been defined in the Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है. In an LLP, limited liability partnership, since liability of the partners is limited to their agreed contribution therein, it contains element of both a corporate structure as well as a partnership firm structure. क्या बोला? LLP में since liability of the partners is limited to their agreed contribution therein, it contains element of both corporate structure as well as a partnership firm structure. ठीक है. However, for income tax purpose, a minor admitted to the benefit of an existing partnership would also be treated as partner. ठीक है. अब जो हमारे पास जो फर्म है as defined under the Partnership Act 1932, as defined under the Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है जी. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? A partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. The person who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively a firm. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इसमें क्या है? व्हेन पर्सन्स कंबाइन टुगेदर फॉर प्रमोशन ऑफ जॉइंट एंटरप्राइज दे आर एसेसेबल एज एन AOP. ठीक है. इफ they do not in law constitute a partnership, in order to constitute an association, person must join for a common purpose or action and their object must be to produce income. ठीक है. It is not enough that the person receive the income jointly. Co-hires, co-legatees or co-dons joining together for a common purpose or action would be chargeable as an AOP. For example, Mr. Yash AB and company firm and X Private Limited join together to carry on construction activity. Otherwise, then as a partnership firm, such an association will be recognized as an association of persons. ठीक है. फिर से पढ़ लूँ. सिंपल है वैसे. लिखा हुआ when persons combine together for promotion of joint enterprise they are assessable an AOP if they do not in law constitute a partnership. In order to constitute an association, persons must join for a common purpose or action and their object must be to produce income. It is not enough that persons receive the income jointly. Co-hires, co-legatees or co-dons joining together for a common purpose or action would be chargeable as an AOP. For example, Mr. Yes AB and company firm and X Private Limited join together to carry on construction activity. Otherwise, then as a partnership firm, such an association will be recognized as an association of person. ठीक है. आगे देखते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. BOI. It denotes the status of person like executors or trustees who merely receive the income jointly and who may be assessable in like manner and to the same extent as to the beneficiary individually. Thus, co-executors or co-trustee are assessable as a BOI and their title and interest are indivisible. Income tax shall not be payable by the assessee in respect of the receipt of share of the income by him from BOI and on which the tax has already been paid by such BOI. For example, mutual trade association, members club, etc. ठीक है. Section 231 further explain that an association of persons or a body of individuals shall be treated as a person whether or not it was formed with the object of deriving income, profits or gains. Accordingly, even if such
entities have been formed not for earning any income. Profit is still they are person for the purpose of the act and are covered by the provisions of the act. फिर से पढ़ लेते हैं. It denotes the status of person like executors or trustees who merely receive the income jointly and who may be accessible in like manner and to the same extent as the beneficiary individually. Thus, co-executors or co-trustees are accessible as a BOI as their title and interest are indivisible. Income tax shall not be payable by an assessee in respect of the receipt of the shares of the income by him from BOI and which the tax has already been paid by such BOI. For example, mutual trade association members, club, etc. Section 231 further explain that an association of person or a body of individuals shall be treated as a person whether or not it was formed with the object of deriving income, profit or gains. Accordingly, even if such entities have been formed not for earning any income, profit is still they are person for the purpose of the act and are covered by the provision of the act. ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI. In case of BOI, only individual can be the members, whereas in case of AOP, any person can be of its member. ठीक है, आ रहा है समझ में. That is entities like company, firm, etc. can be a member of the AOP but not of BOI. ठीक है. In case of AOP, members voluntarily come together with a common will for a common intention or purpose, whereas in case of BOI, such common will may or may not be present. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करें लोकल अथॉरिटी की. इसमें है द टर्म लोकल अथॉरिटी मीन्स अ म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली entitled to or entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund. ठीक है. Note: a local authority is taxable in respect of that part of its income which arise from any business carried on by it insofar as that income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdiction area. However, income arising from the supply of water and electricity even outside the local authority's own jurisdiction area is exempt from tax. ध्यान से पढ़ लेते हैं. Local authority. The term local authority means a municipal committee, district board, body of port commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the government with the control and management of a municipal or local fund. Note: a local authority is taxable in respect of that part of its income which arises from any business carried on by it insofar as that income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdiction area. However, income arising from the supply of water and electricity even outside the local authority's own jurisdiction area is exempted from tax. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इसमें क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर द एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन बट आर सेपरेट एंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ. दिस इज अ रेजिडरी कैटेगरी. अच्छा, ये क्या है? एक रेजिडरी कैटेगरी है. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है? एक रेजिडरी कैटेगरी है. ठीक है. कवर कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन विच आर जूरिस्टिक पर्सनैलिटी नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन. जैसे डीएटीज, बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ठीक है. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स आर द एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन बट आर सेपरेट एंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है. दिस इज अ रेजिडरी कैटेगरी. could cover all artificial person with a juristic personality not falling under any कैटेगरी ऑफ पर्सन. ठीक है. डिस्पाइट जैसे डीएटीज, बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. थैंक यू.